नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और अब से थोड़ी देर बाद ही बेंगलुरु में शुरू होने वाला है मेगा रोड शो, जो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा को बदल सकता है। बीजेपी की चुनावी नैया पार लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी अपना रोड शो शुरू करेंगे। 26 किलोमीटर ये लंबा रोड शो रहेगा और आज रोड शो में प्रधानमंत्री 13 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे बेंगलुरु के। बीजेपी का दावा है कि इस रोड शो में 10 लाख लोग हिस्सा लेंगे और मोदी का ये रोड शो कल भी जारी रहेगा। जिस बेंगलुरु में ये रोड शो होने जा रहा है वहां पर विधानसभा की कुल 28 सीटें हैं। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि मोदी ने 28 में से 20 सीटें जीतने का टारगेट दे दिया है। पिछली बार बीजेपी ने 28 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। शहरी इलाकों में बीजेपी मजबूत रहती है, लेकिन बेंगलुरु में वोकालिका वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है और इस समाज का ज्यादा सपोर्ट कांग्रेस या फिर जेडीएस के साथ रहता है। इसीलिए बीजेपी के लिए बेंगलुरु के रीजन को हमेशा जीतना एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने यह जिम्मा उठा लिया है। मोदी का इंतजार हो रहा है। हजारों की भीड़ सड़क किनारे खड़ी है। ढोल नगारों के साथ स्वागत करने के लिए कलाकार मौजूद हैं। कल्चरल डांस परफॉर्मर्स आए हैं, बच्चे आए हैं। हर कोई एक झलक पाना चाहता है प्रधानमंत्री मोदी की। समर्थकों में बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची हैं। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो शुरू होने जा रहा है। ठीक उससे पहले कि आप ये रंग बिरंगी तस्वीरें देख सकते हैं। पूरे 26 किलोमीटर इस रोड शो के दौरान जहां जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरेगा वह तरह तरह के वहां पर जो कलाकार मौजूद हैं अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, 8 तस्वीरें अलग अलग कैमरों से, ये एक बस झलक है प्रधानमंत्री मोदी के इस मेगा शो की। प्रधानमंत्री अपने 2 दिन के इस रोड शो में बेंगलुरु के 28 में से 22 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। आज रोड शो के पहले दिन 26 किलोमीटर लंबा सफर तय किया जाएगा। 13 विधानसभा क्षेत्रों में यह काफिला गुजरेगा। 10 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी का रोड शो जेपी नगर से शुरू होगा और 26 किलोमीटर तक चलने के बाद मलेश्वरम शैंकी टैंक पर जाकर यह खत्म हो जाएगा। यह रोड शो बेंगलुरु साउथ के बोमनहल्ली, जयानगर, वसवनगुड्डी, इसके अलावा चामराजपेट विधानसभा से होकर गुजरेगा। इसके अलावा रोड शो में मोदी गोविंदराज नगर, राजाजी नगर, मलेश्वरम, पद्मनाभ नगर विधानसभा को भी कवर करेंगे। मोदी चिकपेट, गांधीनगर, महालक्ष्मी लेआउट और विजयनगर विधानसभा एरिया से भी ये रोड शो गुजारेंगे। तो ये रोड शो आपको बता दें कि आज जो होने जा रहा है पहले फेज में, वो यानी कि नॉर्थ से साउथ को कवर करेगा और फिर यानी कि जो दूसरा फेज होगा कल यानी रविवार को, वो ईस्ट वेस्ट को कवर करेगा। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो कल भी होने जा रहा है। कल 10 किलोमीटर लंबा रोड शो रहेगा जो बेंगलुरु के 9 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो आज दूसरा दिन है, कल वो पहुंचे थे, कल उन्होंने प्रचार किया था, आज बेंगलुरु में है, कल भी बेंगलुरु में वो प्रचार करेंगे। तो कुल मिलाकर जो 3 दिन का जो ये पूरा कैंपेन है, चुनाव कैंपेन, ये बहुत अहम है ठीक चुनाव से पहले। हमारे साथ देवेंद्र पराशर और साथ ही टी राघवन जुड़ गए हैं जो इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी का जो ये रोड शो है, इसको अगर हम देखना चाहते हैं इस लिहाज से कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्योंकि अगर बात करते हैं पिछले चुनाव में तो बीजेपी ने यहां पर 11 सीटें जीती थी, 20 का टारगेट इस बार फिक्स किया गया है। कितना आपको लगता है कि उसमें कामयाबी मिल सकती है जो आप वहां पर हवा देख रहे हैं? आमतौर पे जो बड़े शहरी क्षेत्र होते हैं उसमें बीजेपी की ये रणनीति रहती है कि चुनावी रैली के बजाय एक रोड शो करा दिया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देता है। ऐसा पार्टी का मानना है, पार्टी का सोचना है। जैसे छोटे शहर हों तो वहाँ पर रैली ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, लेकिन अगर शहर बड़ा हो तो उसमें रोड शो करना एक प्राथमिकता के तौर पर बीजेपी रखते रही है। उसी लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, जो कि पहले एक दिन में ही होना था, लेकिन हमें बताया गया कि क्योंकि नीट परीक्षा को लेकर कुछ समस्याएं आ सकती थी बच्चों को, तो उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पे बीजेपी ने इसे 2 दिनों में बांटा है ताकि ट्रैफिक को लेकर कोई बहुत ज़्यादा समस्या ना हो। बेंगलोर में ट्रैफिक को लेकर ऑलरेडी बहुत समस्या रहती है और उस बात को आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए चीज़ें कही गई है। दूसरी चीज़, राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि पिछली बार की जो टैली उसकी बेंगलुरु में थी, वो उस टैली में 2 से 3 का इजाफा होगा। और बेंगलुरु शहर के लिए या बेंगलुरु के ग्रामीण इलाके के लिए बीजेपी ने जो काम किया है, जैसे अलग अलग चीज़ों में आप देखें, जैसे सबसे बड़ी बात शहरी क्षेत्र के हिसाब से आप देखें तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर उनका स्टैचू का होना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार होना, और रोड कनेक्टिविटी को लेके या मेट्रो कनेक्टिविटी को
लेके इन सब चीज़ों में केंद्र सरकार के द्वारा जो मदद की गई है, आयुष्मान भारत के द्वारा लोगों को जो राहत दी गई है, स्कॉलरशिप यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, इन सारी चीज़ों को लेकर या फिर राज्य सरकार की तरफ से इन सारी चीज़ों को लेकर जनता के बीच एक कैंपेन चलाया गया है। साथ ही साथ आगे के प्रोमिसेस भी किए गए हैं। जैसे बीजेपी का जो मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो उसमें बेंगलुरु सेंट्रिक भी 3-4 पॉइंट्स हैं कि किस प्रकार से इसको आईटी हब के तौर पे और ज़्यादा विकसित करना है, उसके लिए क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप किया जाना है, और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर और क्या कुछ आगे विजन है बीजेपी का। इन सारे मसलों के सहारे बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि पिछली बार की टैली में 2 से 3 सीट तक कम से कम उसका इजाफा हो सकता है, ऐसा पार्टी का मानना है। जी बिल्कुल। तो एक बार एक रुक कर लेते हैं हम फिर से राघवन का। राघवन, आप जहां पर मौजूद है वहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ कलाकार आपके आसपास हैं। जरा बताइए कि आप कहां पर हैं और इस वक्त वो कौन से कलाकार हैं जो वहां पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। जी देखिए अमित, एक बहुत बड़ी तैयारी यहाँ पर प्रधानमंत्री के मेगा रोड शो के लिए की गई है। फिलहाल मैं जयानगर इलाके में मौजूद हूँ। ये सेकंड पॉइंट है जहाँ पर प्रधानमंत्री कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और एक तरह से आपको लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखाते हैं किस तरह से लोग, एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है ऐसा कह सकते हैं। बेंगलुरु शहर में करीब 26 किलोमीटर का आज का ये रोड शो होना है, जो साउथ से लेकर बेंगलुरु वेस्ट के इलाकों को तकरीबन 13 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर करेगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है ये सियासी तौर पर कि 13 में से फिलहाल 9 सीट पर बीजेपी जो है उनका कब्जा है। बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल की हुई है और 4 सीटें ऐसी है जो बीजेपी के लिए चैलेंजिंग है, उस सीटों को निकालना चाहती है। और उन्हीं में से एक सीट जयानगर है जहाँ पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा है। लोग देखना चाहते हैं एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक बहुत बड़ा रोड शो यहाँ पर प्लान किया गया है। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ पर, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए? Yes, I come here to see Narendra Modi. क्यों आप देखना चाहते हैं? What do you like him? Because he's the best PM I have ever seen. That's the reason I have come here. आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आप यहाँ पे अच्छा। आप में से कोई जो बता सके, बताइए। प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए? हाँ, प्रधानमंत्री की देखने के लिए। हमारा भारत देश का महानायक है प्रधानमंत्री जी। हमारा देश के लिए, हमारा हिंदू राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसा 100 साल रहना है। अभी जो कांग्रेस का ये बड़ा झटका है, ऐसा हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और ऐसा हमारा योगी जी है। ये इसी बार कर्नाटक में बीजेपी जीतेगा और हम अभी कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनाएगा। ऐसा कांग्रेस वाला 100 बार झूठ बोलने दो। ये लोग अभी हम ये ऐसा गैस का बारे में बोल रहे हैं। आप बताइए, आपको लगता है बेंगलुरु में बीजेपी जीत जाएगी? 100% बीजेपी आता है इधर। प्रधानमंत्री जी के, पूरा कर्नाटक में बीजेपी नरेंद्र आता है। मोदी जी के, हिंदू नायक प्रधानमंत्री जी के। बड़ी फैन फॉलोइंग है यहाँ पर, कह सकते हैं अमित। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रैली इसलिए भी है क्योंकि जो अगर बेंगलुरु के सियासी समीकरणों की अगर हम बात कर लें तो यहाँ की 28 सीटों में जातीय गणित ऐसी है कि कभी भी बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर नहीं पाई है। अभी फिलहाल 2019 के उपचुनावों के बाद अगर टैली की बात करें तो बीजेपी के पास 15 सीटें हैं, जबकि 2018 में बीजेपी के पास 11 सीटें थी और कांग्रेस के पास 15 सीटें थी। और यही वजह है कि बेंगलुरु अर्बन की 28 सीटें प्लस रूरल की 4 सीटों पर आज प्रधानमंत्री की नजर है। अगर इन 32 सीटों पर बीजेपी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर पाती है, जैसा उन्होंने 2019 के चुनाव में किया था, 4 में से 3 सीट बीजेपी यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जो है वो जीत पाई थी। तो ऐसे में लगता है कि बहुत बड़ा गेम चेंज ये पूरा सियासी गणित यहाँ पर कर सकता है। यही वजह है कि जो क्षेत्र जो फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है बेंगलुरु में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही खास फोकस है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि जो जातिगत समीकरण है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले चुनाव में। शायद यही वजह कि प्रधानमंत्री मोदी का जो एक करिश्मा है या करिश्मेटिक जो उनकी एक पर्सनालिटी है वो इन्हीं जो कास्ट बैरियर को तोड़ देता है। देवेंद्र हमारे साथ हैं। देवेंद्र, ये जो कास्ट इक्वेशन की अभी बात कर रहे थे राघवन, बीजेपी ने क्या तोड़ निकाला है? क्योंकि डी शिव कुमार जैसा हम जिसका जानते हैं कि वो खुद वोकालिगा से आते हैं और इस इलाके में अच्छी खासी तादाद है वोकालिगा वोटर्स की। अमित, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि खासतौर पे जो हिंदी हर्टलैंड के लोग हैं उनके लिए ये बड़ा जानना दिलचस्प रहता है। जैसे आमतौर पे ये धारणा बनाई जाती है कि जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम है। कर्नाटक आप आएंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पर जो है यहाँ पर उससे कम नहीं है, बल्कि कई मायनों में उससे ज़्यादा है। और एक दूसरी बड़ी समस्या यहाँ के पॉलिटिक्स में आपको ये दिखेगी कि यहाँ पर पैसे का इतना ज़्यादा असर है और
इतने ऊपर से लेकर नीचे के लेवल तक पैसे का बहुत ज़्यादा असर है। और ये आप किसी भी चुनाव आयोग के अधिकारी से बात करें, किसी भी प्रशासन के व्यक्ति से बात करें, आम लोगों से बात करें, तो ये बात समझ में आएगी। और वो यहाँ के एक्सेप्टेड प्रैक्टिस की तरह हो गया है। मुझे कई बार नेताओं ने ये बताया कि जब वो लोग गाँव में वोट मांगने जाते हैं तो वहाँ के जो ब्लॉक लेवल तक के अगर कोई प्रमुख है, पंचायत लेवल तक का कोई प्रमुख है, किसी मोहल्ले का कोई प्रमुख है, तो वो भी एक उम्मीद करता है कि हाँ मुझे क्या ऑफर किया जा रहा है। और इस प्रकार की पॉलिटिक्स अगर हो रही हो तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये खासतौर पे डेमोक्रेसी के लिहाज से आप कह सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी समस्या रहती है। रह गई बात दूसरी बीजेपी के हिसाब से अपने कास्ट इक्वेशन को साधने की, तो बीजेपी के सामने पहली जो बड़ी चुनौती थी वो ये कि क्योंकि येदियुरप्पा जो कि लिंगायत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो अब मुख्यमंत्री नहीं है, वो मुख्यमंत्री के तौर पे आगे इस चुनाव में भी नहीं है, तो क्या लिंगायतों में उतना ही आकर्षण रह जाएगा बीजेपी को वोट करने के लिए? इसके लिए पार्टी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और खुद येदियुरप्पा भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। और पार्टी ये मानकर चल रही है कि जब नरेंद्र मोदी चेहरे के तौर पर सामने हैं तो लिंगायतों को भले ही ये लगे कि येदियुरप्पा मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन वो मोदी के सामने बीजेपी को वोट ना करें, ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ कि बीजेपी ने कोशिश की कि खासतौर पर एससी कम्युनिटी जो है वहाँ पर रिजर्वेशन में जिस प्रकार से इजाफा किया गया, एससी आमतौर पे कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं और वहाँ पर बीजेपी ने एक बार ज़बरदस्त सेधमारी करने की कोशिश की। वोकालिंगा कम्युनिटी को भी, जैसा कि केम्पेगौड़ा उनके सबसे बड़े टॉलेस्ट स्टॉलवर्ट नायक रहे हैं, उनके लिए जैसे यहाँ बेंगलुरु में ही एक बड़े स्टैचू का एयरपोर्ट के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया था और बहुत सारी चीज़ें की गई। तो उस लिहाज से पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि वहाँ भी कुछ सेधमारी कर सके। हालांकि वो आसान काम नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये सारे इक्वेशन साधने की कोशिश की गई है। अगर लिंगायतों ने उसी एग्रेसिवनेस के साथ बीजेपी को वोट किया, अगर एससी वोट जिस प्रकार से बीजेपी उम्मीद कर रही है वो दरक गया, तो निश्चित तौर पे बीजेपी को बड़ा फायदा होगा और वहाँ पर कांग्रेस के सामने मुसीबत होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी के सामने बड़ी मुसीबत होगी और कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। जी बिल्कुल देवेंद्र, आपने बहुत ही अच्छी तरह समझा दिया आखिरकार जो वहाँ पर किस तरह से कास्ट इक्वेशन काम करता है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एरियल शॉट आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोड के दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।